हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगा के अपनी सीटेट की तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज मैं बात करने वाली हूँ सीटेट के सीडीपी पेडागोजी के, जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपको अभी से ही तैयार कर लेनी चाहिए। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर सीटेट में वेटेज होता है तो सीडीपी का होता है। आपको पता है 70+ क्वेश्चन आपके सीडीपी के आते हैं। यदि आप सीडीपी को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं वो मतलब ऐसे होते हैं, ऐसा नहीं है आपको एज ए टेक्स्ट बुक में जो आप पढ़ रहे हो सीडीपी मिल जाएंगे। वो आपको मतलब समझना होता है, हर टॉपिक आपको समझना होता है, उसी के बेस पे क्वेश्चन होते हैं। अधिकतर बच्चे यही गलती करते हैं कि वो जैसे बुक में दिया होता है ऐसे ही पढ़ते हैं, फिर वहां पे जो क्वेश्चन आता है वो कुछ और तरीके से आता है और वो सोल्व नहीं कर पाते। तो आपको सीडीपी को समझना है, रटना नहीं है, ठीक है। यदि आप सीडीपी को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो सीटेट आपका चुटकियों में पास हो जाएगा। क्योंकि बहुत ज्यादा वेटेज अगर सीटेट में देखा जाए तो सीडीपी का है। और आज मैं आपको सीडीपी के सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो आपको अभी से तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि समय आपके पास ज्यादा नहीं है। आप मान कर चलिए 50 दिन आपके पास बचे हुए हैं। लास्ट 50 डेज में किस तरीके से तैयारी करनी है ये आपको देखना है, क्योंकि इस बार आपका लास्ट होना चाहिए। आप ये मान के चलिए कि ये सीटेट मेरा लास्ट है और इस बार मैं अपना सीटेट क्वालिफाई करके रहूंगा, ठीक है, या करके रहूंगी, ठीक है। क्योंकि यदि इस बार आप सीटेट पास कर लेते हैं तो आने वाली भर्तियों में आप अप्लाई कर पाएंगे, या तो अदर स्टेट की वैकेंसी हो या फिर आप अपनी स्टेट की भी जो वैकेंसी, अगर यूपी की बात करें तो यूपी में वैकेंसी आने वाली है और राजस्थान में भी रीट का नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला है, और भी स्टेटों में जो है वैकेंसी आएंगी। तो आपको अपने स्टेट के हिसाब से इंतजार नहीं करना कि मेरे स्टेट में वैकेंसी आएंगी मैं तभी अप्लाई करूंगा। तो जहां भी वैकेंसी निकलती है, आपको मौका मिलता है, वहां पे फॉर्म भरिए। क्योंकि आप सभी को पता है बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। हम कितनी भी कोशिश कर ले, 4-5 साल तो हमें लग ही जाते हैं सिलेक्शन लेने में। यदि हम इधर उधर मतलब अपना टाइम ना वेस्ट करके एक ही जॉब को टारगेट लेके अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे तो यकीन मानिए जल्दी ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो बात करते हैं सीटेट के सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की। देखिए, ये टॉपिक ऐसे टॉपिक है जो हर बार सीटेट में पूछे ही जाते हैं। आज तक जितने भी पेपर हुए हैं सब में पूछे गए हैं, और आने वाले जो एग्जाम है आपका उसमें भी पूछे जाएंगे। पर करना क्या है, आपको ना समझना है, रटना नहीं है। क्योंकि हर बार वो क्वेश्चन ऐसे नहीं आते, अलग अलग तरीके से आते हैं। आपको उसमें जो है लैंग्वेज थोड़ी चेंज करके दे देते हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट होता है वो उसमें ही छुपा हुआ होता है, सिर्फ आपको उसे पहचानना होता है, ठीक है। मैं भी अपने इस चैनल पर आपके लिए कोशिश कर रही हूँ कि आपकी सीडीपी आपको समझा सकूं, ठीक है। पर डे एक क्लास में आपकी लूंगी, जैसे भी मतलब हो पाएगा। क्योंकि मेरे पास अभी समय कम है, इसलिए मैं क्लास नहीं ले पा रही हूँ। और क्योंकि पहली प्रायोरिटी हमारी अपनी पढ़ाई के लिए होनी चाहिए, है ना। क्योंकि मुझे खुद के लिए भी अपने टाइम चाहिए पढ़ने के लिए, तो इसीलिए ही मैं थोड़ी क्लास कम ले पा रही हूँ और बता रही हूँ। ये तैयार कर लेते हैं तो आपके 25 से 26 नंबर कहीं नहीं गए। 25-26 नंबर आप सीडीपी में जो मेन सब्जेक्ट है आपका उसमें ला सकते हैं। साथ के साथ जो 15-15 क्वेश्चन हमारे अदर सब्जेक्ट में आते हैं, जैसे हिंदी में आते हैं, इंग्लिश में आते हैं, एनवायरमेंट के साथ भी आते हैं, एसएसटी में आते हैं, और जो आपका मैथमेटिक्स है उसमें भी आते हैं, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से सीडीपी को समझना है, तभी आप अपना सीटेट क्वालिफाई कर पाओगे। और एक बात और आपको बता दूं, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बहुत इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी। यदि आप एक बार ये पूरी क्लास देख लेते हैं, समझ लेते हैं, क्योंकि ज्यादा बड़ा मैंने आपको समझाने की कोशिश नहीं की है, वो थोड़े मतलब कम शब्दों में समझाने की कोशिश करिए। क्योंकि देखिए, क्लास तो आपको बहुत सारी मिल जाएंगी यूट्यूब पर, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, जो टीचर हैं, जो पढ़ाते हैं, और आप वहां पे पढ़ सकते हो। लेकिन यदि आप वहां पे मतलब अपना कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर कर पाते हो तो आपकी उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं निकलता, ठीक है। तो आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, उसी के बाद आप जो है जो आपका एग्जाम है उसकी जब तैयारी करोगे, जो आपके क्वेश्चन होंगे उनको जब आप सोल्व करोगे तो बहुत अच्छे से सोल्व कर पाओगे, यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने का फायदा ये होता है कि हमसे किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, उस टॉपिक से कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो एग्जामिनर चाहे हमसे किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ ले, उस टॉपिक से हम इजीली उसको सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि वो हमने अच्छे से समझा हुआ होता है। तो सारा जो खेल है सीडीपी में वो आपको समझने का है, रटने का नहीं है। देखिए, रटने के लिए तो और बहुत सारी चीजें होती है, आप उन्हें रट सकते हैं, लेकिन जो सीडीपी है उसे तो आपको अच्छे से समझना चाहिए ताकि आपका सीटेट क्लियर हो जाए, ठीक है। जो आपको मतलब ये कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है वो मैंने कॉपी में समझाने की कोशिश करी है। क्योंकि अगर मैं बोर्ड पर लिखूंगी तो मेरा टाइम जो है ज्यादा वेस्ट होगा, और मेरे पास फिलहाल इतना टाइम नहीं है। तो क्योंकि इस चीज से नहीं फर्क पड़ना चाहिए कि हम
बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं या कॉपी में पढ़ा रहे हैं। फर्क इस चीज से पढ़ना चाहिए कि आपको समझ कितना आ रहा है। ठीक है, यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को एक बार पूरा देखना, और उसके बाद जब आप क्वेश्चन करोगे जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैंने भी उसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करना है, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना जो हमारी खुद के अंडरस्टैंडिंग पर बेस होते हैं, उनको समझाने की कोशिश की। और आप बहुत इजी से ही आप बोलोगे कि ये तरीका मैं पहले क्यों नहीं पता था, कि इतनी इजी तरीके से हम जो है कुछ क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ऐसी मैं ट्रिक भी आपको साथ के साथ बताऊंगी। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ठीक है, तो अब हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, अब हम पढ़ते हैं कि कौन से हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। तो सबसे पहले आपको जो हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट मनोवैज्ञानिक हुए हैं, जीन पियाजे, लेव वाइकोत्स्की, स्किनर, कोहलबर्ग, लेकिन वो भी मैंने लिखे हुए हैं, अदर भी लिखे हुए हैं, लेकिन ये तीन को आपको सबसे ज्यादा पढ़ना है। अब इनके अंदर हमें पढ़ना क्या क्या है, जैसे जो भी इन्होंने सिद्धांत दिया है उसकी जो अवस्थाएं, जैसे इनके सिद्धांत की कितनी अवस्थाएं हैं, 4 अवस्थाएं हैं, उन चारों के बारे में पढ़ना है कि किस एज में बच्चे में कौन सा गुण डेवलप हो जाता है। जैसे जीववाद का गुण किस एज में आता है, अमूर्त चिंतन बच्चा कब करना स्टार्ट करता है, तार्किक चिंतन किस एज में करता है, और स्कीमा क्या है, समायोजन क्या है, समावेशीकरण क्या है, अनुकूलन क्या है, संतुलिनीकरण क्या है। ये सब टर्म किससे जुड़ी हुई है, जीन पियाजे से, उनकी ही दी हुई ये टर्म है, और हमें इनको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इनसे क्वेश्चन लगते हैं, बहुत अंदर से क्वेश्चन आते हैं। ऐसे क्वेश्चन नहीं आते कि आपसे बस ये पूछ लिया जाए कि जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है, ऐसे वाले क्वेश्चन नहीं आते, थोड़ा अंदर से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और ऐसे लेव वाइकोत्स्की के बारे में पढ़ना है, कोहलबर्ग के बारे में पढ़ना है, इनके बारे में अच्छे से समझना है, क्योंकि जब तक आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से नहीं समझेंगे, नहीं क्लियर होगा, तो आपका जो क्वेश्चन है वो गलत होते रहेंगे। क्योंकि देखिए, जो भी बुक में लिखा हुआ एज इट इज आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, उसकी लैंग्वेज चेंज होगी, लेकिन कॉन्सेप्ट इन्हीं में से होता है। ठीक है, बुद्धि पढ़ेंगे। ठीक है, बुद्धि को कैसे नापा जाता है, सूत्र क्या होता है, और जो भी इनका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर बुद्धि में है तो हार्वर्ड गार्डन का जो सिद्धांत था वो आपको पढ़ना है। इसे बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ जाता है कि हार्वर्ड गार्डन का जो सिद्धांत था उनने जो भी अपनी बुद्धि के प्रकार बताए हैं, तो उसमें जैसे चिकित्सक कौन से प्रकार में आता है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाएंगे, तो आपको इसे अच्छे से पढ़ लेना है। कभी कभी 1 से 2 क्वेश्चन जो है बुद्धि से आ जाते हैं। देखिए, लिंग रूढ़िवादिता, लिंग रूढ़िवादिता, इसको आपको समझना है कि क्या होता है। ठीक है, जब आप इसको समझ लेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिए, देखने में तो आपको ऐसा लग रहा होगा पता नहीं क्या बला है। ठीक है, वैसे है नहीं कुछ भी, जब हम इसे अच्छे से समझ लेंगे तो चाहे क्वेश्चन किसी भी तरह का पूछ लिया जाए तो आपका आंसर सही होगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी उस चीज के बारे में इतना पता है कि क्या एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है। ठीक है, समावेशी शिक्षा बहुत इजी है, बहुत इजी है। जब आप इसे पढ़ेंगे, समझेंगे कि आखिर समावेशी शिक्षा कहते किसे हैं, कौन कौन से बच्चे इसमें शामिल किए जाते हैं। देखिए, समावेशी शिक्षा का मतलब है सबके लिए समान शिक्षा। ठीक है, चाहे बच्चा माइंडेड हो, चाहे बच्चा बहुत ज्यादा वीक हो, डिसेबल हो। ठीक है, और आपको क्या है, इसको अच्छे से समझना है, पढ़ना है। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आप अपना एक भी क्वेश्चन गलत कर पाएंगे। संज्ञान और संवेग, ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको पढ़ना है, इनको अच्छे से पढ़ लेना है। तो हमारा छठा है वो है अभिप्रेरणा अधिगम। देखिए, अधिगम के बारे में आपको जो अधिगम के सिद्धांत है वो पढ़ने हैं, अभिप्रेरणा किसे कहते हैं, और इसमें सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो मैस्लो का सिद्धांत है। ठीक है, अभिप्रेरणा वाला। सामाजिकरण जिसे कहते हैं, हाँ, और यहाँ पे आप एक वातावरण भी लिख लेना। ठीक है, इन दोनों के, और प्लस वंशानुक्रम, इनसे क्वेश्चन आते हैं और फर्स्ट पेपर में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं ना। ठीक है, एनसीएफ 2020, एनसीएफ 2005, आरटीएफ 2009। देखिए, आज तक का एक भी एग्जाम ऐसा नहीं होगा कि 4 से 5 क्वेश्चन से ना लगे हों। देखिए, एनसीएफ का हर उसमें लगता है, यानी कि अगर चाहे आप हिंदी पढ़ रहे हैं ना, वहां भी आपको एनसीएफ 2005 देखने को मिलेगा, आरटीएफ 2009 देखने को मिलेगा, और चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, एसएसटी हो, एनवायरमेंट हो। ठीक है, और पेडागोजी तो है ही आपका, वहां पे भी आपसे इससे क्वेश्चन पूछते हैं। और लर्निंग डिसेबिलिटी, ठीक है, अधिगम अक्षमता, जैसे कि पढ़ने में अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है तो उसे कौन सी अक्षमता है ना,
डिसलेक्सिया, मैथ में है डिस्कैलकुलिया, ठीक है, बोलने में अफेजिया। ये सब क्या है, ये लर्निंग डिसेबिलिटी है, आपको पढ़नी पड़ेंगी। 1 नंबर आपका यहाँ से पक्का हो जाता है, जबकि आप इसे आध घंटे में तैयार कर सकते हैं, ठीक है। सतत व्यापक मूल्यांकन, कभी कभी 1 से 2 क्वेश्चन लग जाते हैं, कभी 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। सिर्फ आपको पढ़ना है कि सतत व्यापक मूल्यांकन क्या है, ठीक है, क्या इसमें होता है। और देखिए मैंने आपको बताया कि जो मोस्ट इंपोर्टेंट थे वो जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, कोल्बर है, लेकिन ये भी कम नहीं है, थार्नेक से भी क्वेश्चन आता है, पावलोव से भी आता है, स्किनर से भी आता है। तो आपको इन तीनों को भी पढ़ना है। ऐसा तो है नहीं देखिए कि आप पूरी साइकोलॉजी में यही टॉपिक पढ़ पाएंगे, है ना, तो आपको इनको भी पढ़ना है, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है कि इनके क्वेश्चन लगते नहीं है, लेकिन हाँ उनसे क्वेश्चन ज्यादा लगते हैं। जैसे कि थॉर्नडाइक का 1 क्वेश्चन आ जाएगा तो जीन पियाजे के 2 आ जाएंगे, लेव वाइगोत्स्की के 3 आ जाएंगे, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। बाल विकास, ठीक है, बाल विकास पढ़ना है कि किशोर अवस्था में बच्चे का कैसा डेवलप होता है, बाल्यावस्था क्या होती है, वृद्धि और विकास, ये भी आपको पढ़ना है। वृद्धि, क्योंकि वृद्धि और विकास जो है यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, वृद्धि और विकास से, मतलब डिफरेंस करके ही आपको पढ़ना है, ठीक है। ये आपका हो गया, और मैंने आपको जीन पियाजे को पढ़ाने की कोशिश करी है। देखिए मैं यहाँ पे आपको जीन पियाजे को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, और जो भी इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म है ना वो सभी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, साथ में इनका जो सिद्धांत है वो भी लिखा हुआ है, और बहुत कम शब्दों में लिखा हुआ है। आप देखना एक बार कि आपको समझ आया या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। जीन पियाजे का कौन सा सिद्धांत है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो कौन सा सिद्धांत दिया था इन्होंने, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। और एक इनकी बुक भी है, बाल चिंतन की भाषा, तो बुक का क्या नाम है, बाल चिंतन की भाषा। और एक स्टेटमेंट है कि बालक वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए समझ का विकास करता है, कि बालक वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास करता है। बच्चा अपने मन का निर्माण सक्रिय रूप से करता है, यानी कि बच्चा कैसे करता है, अपने मन का निर्माण सक्रिय रूप से करता है, और वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए करता है, ठीक है। और जो इनकी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एक टर्म है स्कीमा, ठीक है। अब स्कीमा क्या है, बालकों में विशेष ढंग से अनुक्रिया करने की सामान्य अंतक्रिया, ठीक है। क्या है, एक सामान्य अंतक्रिया है जो बालक विशेष रूप से मतलब अनुक्रियाएं करता है, जिसके द्वारा वे वातावरण उद्दीपकों के बारे में सोचते समझते हैं, यानी कि जिसके बारे में वातावरण को देखकर, ठीक है, उसके बारे में क्या सोचते हैं समझते हैं, क्या मतलब किस तरीके से वो मतलब समाज को देखते हैं, वातावरण के साथ इंटरक्रिया करते हैं, वही क्या है, स्कीमा है, ठीक है। अनुकूलन, अब ये भी टर्म जो है जीन पियाजे की ने ही दी है। परिवेश के साथ सीधे सीधे पारस्परिक क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा योजना बनाना अनुकूलन है। तो क्या है अनुकूलन, सीधे तरीके से परिवेश के साथ क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा योजना बनाना, ठीक है, ये क्या है, अनुकूलन है। देखिए समावेशीकरण, आत्मीकरण, सम्मिलन, ये समावेशीकरण के ही नाम है, कभी आपको समावेशीकरण मिल जाएगा तो कभी आपको आत्मीकरण मिल जाएगा, कभी सम्मिलन मिल जाएगा। इसमें क्या है, पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान व विचार को जोड़ना, यानी कि यदि आपके पास ऑलरेडी ज्ञान है बच्चे के पास, और वो बच्चा उसमें थोड़ा ज्ञान और जोड़ देता है ना, अपना थोड़ा ज्ञान और जोड़ देता है, और तो उसको हम क्या कहते हैं, उसे समावेशीकरण कहते हैं, यानी कि बच्चे ने क्या कर लिया, समावेशीकरण कर लिया। इस तरीके के क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा, देखिए टर्म जो है हार्ड लगती है ना, टर्म हार्ड लगती है इसलिए हम नहीं पढ़ते हैं, और फिर हमारे क्वेश्चन जो है गलत हो जाते हैं। समायोजन, स्थानीकरण, स्थापन, देखिए आप जब आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे ना तो आपको पता लगेगा कि वास्तव में इनसे क्वेश्चन आते हैं। संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित करने की प्रक्रिया, नई योजना बनाना या पुरानी योजना को संशोधित करना, ठीक है। जो भी बच्चे के पास ज्ञान है ना, तो उसमें क्या करता है वो, जो भी उसका पुराना ज्ञान है उसे संशोधित कर लेता है, या फिर नई योजना बनाता है, या फिर नया ज्ञान वो मतलब कहीं से ना कहीं से बच्चा लेता है। देखिए जैसे कि बच्चे ने पहले क्या है, एक बच्चे ने पहले घोड़े को देखा हुआ है, ठीक है, पहले क्या है उसने घोड़े को देखा हुआ है, अब क्या कर रहा है वो, जैसे ही बच्चा, लेकिन बच्चे को पूरी तरह से पता नहीं है कि रियल में घोड़ा मतलब क्या होता है और ऊंट क्या होता है, गधा क्या होता है, ठीक है। सिर्फ उसका एक उसके मतलब माइंड में एक मतलब कहते ना स्कीमा बनी हुई है कि घोड़ा है, उसके 4 टांगे होती हैं, सिर होता है, इस तरीके से उसे पता है। तो अब क्या है, बच्चे ने एक ऊंट को देखा, ठीक है, ऊंट को देखा, ऊंट के देखने पर बच्चे ने कहा कुबड़ वाला ऊंट, कैसा, कुबड़ वाला ऊंट। तो बच्चे ने क्या किया,
जो बच्चे का पहला ज्ञान था, यानी कि बच्चे का पहला ज्ञान था कि उसने घोड़ा देखा हुआ है, लेकिन उसने संशोधित कर लिया, उसने, है ना, संशोधित किया और उसने ही अब ऊँट को क्या बता दिया, कुबड़ वाला ऊँट। ठीक है। संतुलीकरण, संतुलीकरण व समायोजन। संतुलीकरण किसे कहते हैं? जो हमारा समावेशीकरण है ना, जो पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान का विचार जोड़ना, ये क्या था? समावेशीकरण था। और समायोजन क्या था? जो भी नई योजना बनाना, पुराने ज्ञान में संशोधन करना। ठीक है, उसमें संतुलन बनाना, यानी कि समावेशीकरण और समायोजन में जब बच्चा संतुलन बना लेता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं संतुलीकरण। ठीक है, मान लिया इक्वल हो गया भाई, संतुलीकरण हो गया। जब बच्चा, जैसे मान लिया बच्चे ने पहले क्या था, ऊँट को देखा हुआ था और उसके बाद बच्चे ने मतलब घोड़े को बच्चे ने देखा हुआ था और ऊँट को देखकर बच्चा घोड़ा बताता है कुबड़ वाला। लेकिन अब बच्चे का जो है उसने संतुलन बना लिया, अब उसे पता लग चुका है कि वो घोड़ा नहीं था, वो ऊँट था। ठीक है, तो उसने जब ऊँट को किताब में देखा तो उसने ऊँट को ऊँट ही बताया, और जब उसने टीवी में देखा तब भी मतलब उसको, यानी कि अब वो बच्चा अगर कहीं को ऊँट को देखता है तो वो ऊँट ही बताता है, वो घोड़ा नहीं बताएगा, क्योंकि अब उसे पता लग गया है। ठीक है। प्याजे के अनुसार सीखना कैसा होता है? एक क्रम में होता है और आरोही क्रम में होता है। ठीक है, कैसे क्रम में होता है? आरोही क्रम में होता है और क्रमिक होता है। ठीक है, एक निश्चित तरीके से होता है। ऐसा नहीं है कि अब एकदम जो है बच्चा, मतलब अब आप सेकंड क्लास में हो तो आप 10वीं क्लास तक का ज्ञान थोड़ी ना आपके पास होगा, है ना, वो तो सेकंड क्लास तक का ही ज्ञान होगा और वो भी एक क्रम में होगा, यानी धीरे धीरे होगा। प्याजे के अनुसार जो उनका सिद्धांत था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, तो उसकी कितनी अवस्थाएं बताई थी उन्होंने? 4 अवस्थाएं दी थी। तो ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। अब ऐसे बहुत कम पूछा जाता है कि कितनी अवस्थाएं दी थी, है ना। इनकी अवस्थाएं हैं, उसके अंदर बच्चे के बारे में किस एज में क्या डेवलप होता है, ये सब चीजें पूछी जाती है। तो पहली जो अवस्था है इनकी, वो है ज्ञानात्मक या संवेदीय पेशी अवस्था, में बच्चा ज्ञानेंद्रियों का यूज करता है। ठीक है, संवेदीय पेशी अवस्था में ज्ञानेंद्रियों का यूज होता है और ये जो है 0 से 2 साल के लिए होती है। ठीक है, प्राक सक्रियात्मक अवस्था ये हमारी सेकंड अवस्था है और ये 2 से 7 वर्ष के लिए होती है। तीसरी अवस्था है हमारी ठोस मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, ये 7 से 12 साल के लिए होती है। चौथी अवस्था है वो है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, ये 11-12 से वयस्क अवस्था का जो है ज्ञानेंद्रिय ज्ञामक। मैंने आपको अभी बताया था ना, यहाँ पे मतलब ज्ञानेंद्रियों का बच्चा यूज करता है। संवेदी पेशी अवस्था भी कहते हैं और ये कितने साल तक की होती है? ये 0 से 2 वर्ष की होती है। इसमें बच्चा क्या करता है? वस्तुओं को पकड़ता है ना, वस्तुओं को पढ़ना, कोई भी चीज मिलेगी बच्चे को उसे मुंह में डालकर चूसना। देखा नहीं, छोटे बच्चों का हाथ मुंह में रहता है अधिकतर, है ना। इधर उधर वस्तुओं को फेंकना, देखिए वस्तुओं को पकड़ तो पाते नहीं है लेकिन इधर उधर जरूर फेंक देते हैं। और देखिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, प्रतिवृत्ति, सहज क्रियाएं, वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, गौण स्कीमेटा, प्रत्यवृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, वस्तु स्थायित्व की प्रवृत्ति। तो सिर्फ आपको ये याद कर लेना है क्योंकि इनसे क्वेश्चन आते हैं आज, और ये सब चीज वर्ड हमें ना बहुत हार्ड लगते हैं देखिए, और रियल में वर्ड हैं भी हार्ड ही। गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था तो कौन सी अवस्था है? संवेदी पेशी अवस्था। प्रत्यवृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था कौन सी अवस्था है? संवेदी पेशी अवस्था। ठीक है, सेकंड है हमारी प्राक सक्रियात्मक अवस्था, ये 2 से 7 वर्ष के बीच होती है। आत्म केंद्रित, तो बच्चा कैसा होता है? आत्म केंद्रित होता है। देखेंगे आपसे बच्चा 2 से 4 साल के बीच में होता है ना, जैसे 1-1.5 साल का हुआ और 4 साल तक उसकी एज होती है, तो वो क्या है? अपने आप से बातें करता रहता है। ठीक है, आप उसे देखें ना, कभी कभी ऐसा होता है घर क्या कर रहा है, अपने खिलौने से बातें करता है। ठीक है ना। कभी कभी देखोगे बच्चा खड़ा रहेगा ना, तो भी पता नहीं वो क्या क्या बोलता रहता है और उसके सामने कोई नहीं होता, वो अपने आप से बातें करता है। तो आत्म केंद्रित अवस्था कौन सी होती है? प्राक सक्रियात्मक अवस्था होती है। अंत प्रज्ञात्मक अवस्था भी सही कहते हैं। सूचकता का विकास हो जाता है। ठीक है, किस एज में होता है? प्राक सक्रियात्मक अवस्था में होता। जीवा, देखिए ये जो टर्म है ये काफी बार पूछी गई है कि किस एज में बच्चे में जीवाद का गुण आ जाता है, तो प्राक सक्रियात्मक अवस्था में आता है। जोड़ घटाव गुणा भाग, ये बच्चा कब करना स्टार्ट करता है? प्राक सक्रियात्मक अवस्था। जैसे ही बच्चा 5-6 साल या 7 साल तक की एज तक जाता है तो वो उतना जोड़ लेता है ना, छोटे छोटे सब मतलब छोटी चीजों को जोड़ना स्टार्ट कर देता। छोटे छोटे जैसे दो दो कितने होते हैं? 4, तो बच्चा बता देगा। ठीक है, अनपलटन का दोष, लेकिन बच्चा क्या है इस एज में उसमें जो है
जो विपरीत क्रिया होती है उसका गुण नहीं होता। यानी कि यदि आप बच्चे को 2 बर्तन दोगे और दोनों बर्तन इक्वल क्वांटिटी के हैं, एक लंबा है लेकिन एक बड़ा है, चौड़ा है, तो बच्चे को ऐसा लगेगा कि जो बड़ा है उसमें ज्यादा चीजें आती हैं। ठीक है। सामाजिक रुचि का विकास, इस एज में बच्चा खूब सामाजिक रुचि में मतलब इंटरेस्ट लेता है। ठीक है। ठोस मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, ये 7 से 12 साल की होती है। चिंतन व तर्क का एक क्रमबद्ध होना। ठीक है। चिंतन जो तर्क बच्चा करता है वो क्रमबद्ध रूप से करता है। ठीक है। वर्ग समूहन, वर्ग बनाना शुरू कर देता है। तार्किक चिंतन करता है। देखिए ये अक्सर पूछा जाता है कि जीन पियाजे की कौन सी अवस्था में बच्चा तार्किक रूप से चिंतन करता है, तो वो मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, ठोस मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। ठीक है। दिशाओं का ज्ञान बच्चे को हो जाता है। विकेंद्रीकरण, प्रारंभ, वर्गीकरण करना जानता है। समरूपता आ जाती है। यानी कि ये सारे जो वर्ड इकट्ठे लिखे हुए हैं ना, वर्गीकरण, समरूपता, संरक्षण, ठीक है, ये सब किसमें होता है? ठोस मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 12 साल के बीच में होती है। तो ये आपको जरूर याद रखने हैं। जो ये वर्ड है ना, ये याद रखने हैं। देखिए क्योंकि एक ही वर्ड से आपका एक क्वेश्चन ठीक हो सकता है। औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, ये 11-12 से जब हम व्यक्त होते हैं तब तक चलती है। चिंतन में पूर्ण क्रमबद्धता, यानी कि हम पूर्ण तरीके से बच्चा चिंतन करता है, एक क्रम में करता है। ठीक है। वास्तविकता का उसे आभास हो जाता है, वो वास्तविकता को जानता है। ठीक है। अमूर्त चिंतन कैसा करता है? मूर्त किसमें होता है? मूर्त और तार्किक होता है ठोस मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में, और इसमें कैसा होता है? औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था होती है। इसमें बच्चा करता है अमूर्त चिंतन। ठीक है। कैसा होता है? अमूर्त चिंतन होता है। और अपसारी चिंतन आ जाता है। निगमन तर्क का विकास हो जाता है। योजनाबद्ध चिंतन होता है। मौलिकता आ जाती है। परिकल्पनात्मक हो जाती है। रचनात्मकता का विकास हो जाता है। संश्लेषण, विश्लेषण, नियमीकरण का भी विकास हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये जरूर समझ आया होगा। नहीं समझ में आया था तो 1 बार 2 बार आप जरूर देखना, आपको जरूर समझ में आ जाए। यकीन मानिए इससे आपके काफी सारे क्वेश्चन सोल्व होने में मदद मिलेगी, क्योंकि मैंने सिर्फ वही टर्म लिए हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। क्योंकि वैसे तो अब पढ़ने को तो कुछ भी पढ़ लो, बहुत सारा मतलब आप पढ़ सकते हो, लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही यहाँ पे मैंने लिए हैं। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना। थैंक यू।